नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 6 विज्ञान पाठ 3 तंतु से वस्त्र तक। पहली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे। उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर जाते हैं और उसकी विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस जाते हैं, लेकिन दुकानदार उन्हें समझाता है कि कुछ वस्त्र प्राकृतिक है और कुछ कृत्रिम है। उसके पास ऊनी मफलर, शाल और बहुत सारी रेशमी साड़ियाँ थीं। पहली तथा बूझो बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर और एक सूती साड़ी खरीदी। कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहली और बूझो ने अपने आसपास में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखा। उन्होंने यह देखा कि बिस्तर पर बिछाने की चादर, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिया और झाड़न आदि ये सभी विभिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। यहाँ तक कि उनने अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी तथा संश्लित यानी कि कृत्रिम के रूप में की। अब हमें देखना है कि वस्त्र किस प्रकार बनाए जाते हैं। वस्त्रों में विविधता। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि बहुत सारे वस्त्र मिलते हैं, जैसे कि रेशमी, सूती। क्रियाकलाप 1 में देखिए, आप अपने आसपास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्र कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लित के लेबल लगाइए। क्या आप यह जानना चाहेंगे कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार के बनते हैं? तो क्रियाकलाप 2 में आप देख सकते हैं कि आपको एक सूती कपड़े का कतरन दिया हुआ है। सूती कपड़े का वही टुकड़ा लीजिए। क्रियाकलाप 1 में जो आपने लेबल लगाया था, इसके एक सिरे पर कोई ढीला धागा या तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए। यदि कोई ढीला तागा दिखाई न दे तो आप पिन अथवा सुई की सहायता से एक तागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं और इन तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बनाते हैं। क्रियाकलाप 3 तंतु। किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई तागा बाहर निकालिए। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए, जैसा कि आपको चित्र में दिया गया है। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे की उसकी लंबाई के अनुदिश चित्र में दर्शाए अनुसार अपने नाखून से उसको खरोंचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो गया है? तो आपको चित्र में दिखाया गया है 3.5 में कि तागा पतली लड़ियों में विखंडित हो जाता है अंगूठे से दबाने पर। सुई में तागे को पिरोने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही परीक्षण किया होगा। कई बार तागे का यह सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है, मतलब कि उसमें पतली लड़ियाँ अलग अलग हो जाती है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नाके से गुजारना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें तंतु कहते हैं। वस्त्र जो होते हैं वो तंतुओं से यानी कि तागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? तो कुछ वस्त्रों जैसे कि सूती, जूट, रेशम तथा ऊन के तंतु पादप अर्थात कि वनस्पतियाँ, पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट पादप यानी कि वनस्पति से प्राप्त होते हैं। ये वनस्पति के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होते हैं। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु या रेशम के कीट यानी कि कोकून से खींचे जाते हैं। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थ हो जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, ऐसे तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, जैसे कि पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक। संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। कुछ पादप तंतु, पादप अर्थात कि वनस्पति, पौधों से जो प्राप्त होते हैं वो तंतु। उसमें पहला है रुई। तो आपने कभी तेल के लेपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लेते हैं? तो इस
इस रुई का उपयोग किस में किया जाता है? गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में। तो आप जो तेल की लेपों के लिए बत्तियां बनाते हैं बेटा, वो रुई की बनती है। और रुई से क्या क्या बनता है? और गद्दे, रजाइयाँ और तकिए। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर अलग कीजिए। इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया? तो ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं, कपास तंतुओं से बनी है। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतया कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। क्या आप ऐसे कुछ राज्य के नाम बता सकते हैं जहाँ हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? तो गुजरात भी एक ऐसा राज्य है जहाँ कपास की कृषि यानी कि खेती की जाती है। कपास पादप के फल, ये जो आपको चित्र में बताए गए उस तरह के लगभग नींबू की माप के होते हैं। पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कुछ कपास के तंतुओं से ढके बिलौने को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के रोगों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे कि हिम ने ढक लिया हो। आप चित्र में देख सकते हैं, एकदम सफ़ेद कलर के दिखाई दे रहे हैं। साधारणतया इन कपास बोलों से कपास को हस्त चयन द्वारा अलग किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है, यानी कि अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास का ओटना कहते हैं। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है।